अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ शुरू करते हैं शर्त आजमाइश पार्ट 2 बाय अरूबा मुस्कान। दबीर सिद्दीकी। कर्नल इफ्तिखार सिद्दीकी की निडर बेबाक बेटी, जो अपने सामने किसी की चलने नहीं देती थी, वो अजलान जाजिब की क्लास फेलो बनकर आई थी। अजलान जाजिब भी कहाँ अपने मुकाबले में किसी और को टिकने देता था। दबीर को अजलान एक आंख नहीं बहाता था और अजलान ने उसे दोस्ती का पैगाम भिजवाया था। अजलान ने सिर्फ और सिर्फ उसकी अना का परचम ज़मीन बोझ करने के लिए उसे दोस्ती का पैगाम भिजवाया था। अब ये तो अजलान ही जानता था। उसके दिमाग ने दबीर सिद्दीकी से पंगा लेने की क्यों ठान ली थी। एक नया एडवेंचर या एक नई शर्त। अजलान का पैगाम लेकर समीर, जो अजलान का सबसे बड़ा चमचा था, दबीर के पास गया था। दबीर ने ना सिर्फ समीर की अच्छी खासी बेइज्जती की थी, बल्कि अजलान को डरपोक चूहा तक कह दिया था। वो डरपोक चूहा जो डर के मारे अपने बिल से नहीं निकलता, जिसकी इतनी हिम्मत तक नहीं थी कि खुद दबीर के सामने आकर बात करे। दबीर शायद अजलान के खुद आने को बर्दाश्त कर लेती, मगर समीर को भेजने पर वो खूब आग बगोला हो गई थी। चूहा, हाँ चूहा, हा हा हा, वो भी डरपोक। समीर ने हर्फ बहर्फ अजलान को रवादात सुनाई। अजलान के दिमाग में क्या चल रहा था ये जानना फिल वक्त मुश्किल था। वो बहुत गहरी सोच से निकलने के बाद इत्मीनान से मुस्कुराया था, जिसे देखकर उसके दोस्तों की सिट्टी गुम हो गई थी। क्या करने वाला था ये लड़का अब? क्या चल रहा था उसके दिमाग में? अजलान जाजिब अपनी बेइज्जती पर मुस्कुराए? ये कब, कहाँ, कैसे मुमकिन था? ऐसा क्या होने जा रहा था जो अजलान चुपचाप बैग कंधे पर डाले उठकर चल पड़ा था। काम हो गया? अजलान ने सवाल किया। जी भाई, हो गया, मुलाजिम का जवाब। किसी ने देखा तो नहीं? अजलान की पकड़े जाने की फिक्र। नहीं भाई, जैसे जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसे वैसे किया है, मुलाजिम का इत्मीनान। ठीक है, तुम अब छुट्टी पर चले जाओ और जब तक मैं ना कहूँ मत आना। वो भाई आप मुझे ओहो, कहा ना छुट्टी पर चले जाओ, बेफिक्र रहो, काम से नहीं निकाल रहा मैं तुम्हें। अजलान ने चंद नोट जेब से निकालते उसके हाथ में देते हुए उसे जाने का कहा। शुक्रिया भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बीबी जी, आपके लिए कोरियर आया है। मेरे लिए? किसका कोरियर आ गया? पता नहीं बीबी जी, नाम पता तो नहीं लिखा, चौकीदार बता रहा था। TSS किया है किसी ने दबीर बीबी के लिए। ठीक है, ले आओ। तोहफे की सूरत व अजाब खोलकर दबीर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दबीर की नसें गुस्से से फूल रही थी। उसने लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। ऐसे कैसे हो सकता था कोई दबीर सिद्दीकी को मरा हुआ बल्कि जला हुआ चूहा भेजे। न जाने किसकी शामत आई थी, किसने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी थी। शामत तो फिलहाल घर के चौकीदारों की थी, पर वो जानती थी इनमें उनका कोई कसूर नहीं है। ये तो कोरियर हेड ऑफिस वाले ही बता सकते थे कौन वहाँ ये अजीम और शान तोहफा देकर गया था। दबीर सिद्दीकी अब अपने साथ गार्ड्स लिए TSS के ऑफिस पहुंच चुकी थी। वहां मौजूद स्टाफ की दौड़े लग गई थी। CCTV कैमरों की चेकिंग जारी थी। वहां के मैनेजर समेत सारा स्टाफ लाइन में हाजिर था। दबीर को वो शख्स चाहिए था जो पैकेट वहां देकर गया था, और वो भी जिसने बगैर देखे उसे आगे जाने दिया। खुशकिस्मती से स्टाफ का वो शख्स आज छुट्टी पर था, और जो ये पैकेट लेकर आया था वो मास्क और कैप पहने आया था। बहुत गौर करने पर भी दबीर इसको नहीं पहचान सकी थी। दबीर उसको पहचान भी कैसे सकती थी? वो अजलान का मुलाजिम था, दबीर का नहीं। आज दबीर सिद्दीकी ने वो पैकेट अजलान जाजिब के कदमों में सारी यूनिवर्सिटी के सामने मारा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे चूहा भेजो? दबीर चिल्लाई। कौन चूहा, कहाँ का चूहा? अजलान ने नासमझी का नाटक करना चाहा। क्या बात कर रही हो दबीर सिद्दीकी? लगता है तुम्हें चूहे बहुत पसंद है। अजलान भी उसे सता रहा था। शट अप अजलान जाजिब, तुम मुझे जानते नहीं हो, मगर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान गई हूँ। हा 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 हा। अजलान का फलक शगाफ कह कहा वहाँ मौजूद सभी ने सुना। तुम मुझे जान गई हो दबीर सिद्दीकी, ये तो बहुत अच्छा हो गया, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अजलान ने दबीर की तरफ एक कदम आगे आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है अजलान जाजिब, मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। दबीर की वार्निंग। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें चूहा भेजा है? बोलो, बताओ, जवाब दो। अजलान ने अपने कदमों में पड़े पैकेट की तरफ देखते हुए कहा।
लिसन, अगर मुझे तुम्हें कुछ भेजना होता तो यूनिवर्सिटी में दे देता। मुझे क्या जरूरत थी इतने लंबे चौड़े चक्करों में पड़ने की। हाँ ठीक कहा तुमने, अगर तुम्हें मुझे कुछ देना होता तो अपने इसी घटिया दोस्त के जरिए भिजवाते, क्योंकि खुद तो दबीर सिद्दीकी के सामने आने की तुम में हिम्मत नहीं। तो क्या दबीर सिद्दीकी अजलान जाजिब की हिम्मत आजमाना चाहती है? वो बोला तो उसकी मुस्कुराहट शैतानी थी। हाँ बिल्कुल, जेल में गलने सड़ने के लिए वाकई हिम्मत चाहिए होगी तुम्हें अजलान जाजिब। कहर बरसाती नज़रों से दबीर सिद्दीकी उसके सामने खड़ी उसकी आंखों में आंखें डाले थी, जबकि वहां मौजूद लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा था। इससे पहले अजलान कुछ कहता उसे सामने पुलिस आती दिखाई दी, जो कि उसके उसी मुलाजिम को हथकड़ी लगाए साथ खींच के ला रही थी। समीर समेत अजलान के सभी दोस्तों को अब सारी कहानी समझ में आ रही थी। इस बार अजलान अपनी पूरी एहतियात के बावजूद कच्चा खिलाड़ी साबित हुआ था। अजलान अपने मुलाजिम को देखकर हैरान और परेशान था, क्योंकि उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा था और यहाँ उसका मुलाजिम खुद सबूत बने आ रहा था। उसे अब दबीर सिद्दीकी बहुत पहुंची हुई चीज़ लगी थी। ये दिन देखना रह गया था ज़रमीन बेगम। हमारी 7 नस्लों में किसी ने हवालात की शक्ल नहीं देखी थी। जाजिब रहमान का गुस्सा सवानेज़े पर था। अजलान समेत उसके दोस्तों का टोला सारी रात हवालात में बंद रहने पर मजबूर था। सुबह से पहले उनकी बेल नामुमकिन थी। ये तरबियत की है तुमने अपने बेटे की? जाजिब कुछ करे, मेरा बेटा कल रात से जेल में है, पता नहीं क्या हाल हुआ होगा उसका। कुछ करे प्लीज़। ज़रमीन बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। डैड, इतनी भी कौन सा कत्ल गारत कर दी थी अजलान और उसके दोस्तों ने। इस लड़की ने भी जरा से मजाक का। चुप, एकदम चुप। हानिया की बात अभी मुंह में ही थी, जाओ अपने कमरे में। जाजिब रहमान अब हानिया पर बरस रहे थे। जरमीन बेगम ने उसे उसके कमरे में जाने का इशारा किया। हाँ हेलो, ठीक है, ओके। जाजिब साहब अब मुसलसल अपने वकील से राब्ते में थे। क्या हुआ, मेरा बेटा आ रहा है? खुश हो जाओ जरमीन बेगम, तुम्हारा बेटा हवालात से आ रहा है। जाजिब साहब जरमीन बेगम को ताना मार कर अब अपने रूम की तरफ जा चुके थे, जिसका यही मतलब था कि वो अजलान को हरगिज हरगिज देखना नहीं चाहते थे। फिलहाल अजलान का सही सलामत घर आना ही जरमीन बेगम को गनीमत लगा था। आज नेहा अपने साथ कॉलेज अहद भाई की शादी का एल्बम लेकर आई थी, जिसे देखकर क्लास की सारी लड़कियां तारीफ कर रही थी। एक तस्वीर आते ही बिस्मा की आंखें चमक उठी थी और उसके चेहरे पर रौनक आने लगी थी। पर ऐसा भी क्या था उस तस्वीर में? दरअसल उस तस्वीर में स्टेज पर अहद और आयशा के साथ शहजीन और ईशल थे। शहजीन अहद की बाएं जानिब और ईशल आयशा की दाएं जानिब थी। ईशल को याद आया कि वलीमे वाले दिन उनका ग्रुप फोटो लेने का इरादा था। जब आयरा और नेहा सबको बुलाते बुलाते स्टेज से उतर आई थी, जब फोटोग्राफर ने कमाल फुर्सत से उन चारों की हंसती मुस्कुराती तस्वीर बनाई थी, जिसे देखकर अब सब लड़कियां ही ईशल का सर खा रही थी। ये कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, वगैरह वगैरह, जिस पर नेहा और बिस्मा सिर्फ हंसती है। अपना ख्याल रखती हो ना, अपना ख्याल रखा करो प्लीज़। चलो फिर बात करते हैं। शहजीन को फ़ोन पर बात करते सुनकर ईशल को यकीन नहीं आ रहा था कि वो किस लड़की से बात कर रहा है। उसे फ़ोन पर हंस हंस कर बातें करता देखकर ईशल का दिल अपने इर्द गिर्द आग के शोले महसूस करने लगा था। एक अनजानी सी तपिश उसे अपनी लपेट में लेने लगी थी। ये वो पहला जज्बा था जो मोहब्बत की दहलीज पर कदम रखते ही उसे अता हुआ था। वो बुत बनकर हाथ में चाय का कप लिए खड़ी थी। ये शाम की चाय थी जिसे देने वो लॉन में आई थी। ईशल, क्या हुआ? शहजीन उसे देख चुका था और फ़ोन बंद करके उसकी तरफ आया था। आप किससे बात कर रहे थे? ईशल ने हिचकिचाते हुए सवाल किया, पर अब उसका दिल चाह रहा था कि वो कभी न सुने कि शहजीन किसी लड़की से बात कर रहा था, पर हकीकत को कौन टाल सकता था। आयरा की शादी की खबर सुनकर अदन के अलावा वो सबको ही साफ सूंघ गया था। जाजिब साहब ने आयरा की शादी पर जाने की तैयारियां करने का हुक्म दिया था। वो सब खाने की मेज़ पर एक साथ मौजूद थे। जब खाना खत्म करके उठते हुए जाजिब साहब ने अपनी फैमिली को शादी पर लाजमी शिरकत करने की तलकीन की थी। मॉम, अजलान कहाँ बाज आने वाला था? अजलान, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास और कोई चॉइस है? जरमीन बेगम ने उसे उसकी हालिया हरकत, जिसके बाद उसे हवालात की हवा खानी पड़ी थी, याद करवाते हुए कहा। तुम्हें ये करना ही होगा, अपने डैड की खुशी के लिए तुम्हें जाना ही होगा। तुम देख नहीं रहे वो तुमसे अब तक कितने नाराज़ है?
अजलान बगैर कोई जवाब दिए बेजारी से उठकर जा चुका था। हानिया अलग बेजार लग रही थी। वो जानती थी डैड ने कहा है तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। अदन हमेशा की तरह इस बार भी कजिन की शादी अटेंड करने के लिए पुरजोश थी। पिछली बार जाजिब साहब का कारोबार के सिलसिले में बैरून मुल्क होने की वजह से अहद की शादी में शिरकत नहीं कर सके थे और यही बहाना बाकी फैमिली के लिए न जाने की वजह बना था। अहद जाजिब साहब की बहन सोफिया का बेटा था। सोफिया और जाजिब रहमान दोनों सगे बहन भाई थे। फुरकान साहब की डेथ के बाद जाजिब साहब ने अपनी बहन का ख्याल रखा था और ये उनका फ़र्ज़ भी था। वो सोफ़िया को हर माह खर्चा भेजा करते थे। ये बात ज़मीन बेगम को अच्छी नहीं लगती थी। वैसे तो जाजिब साहब के ख़जानों में कोई कमी नहीं आने वाली थी। अल्लाह ने उन्हें बहुत कुछ दे रखा था। पर ज़मीन बेगम का कहना था कि सोफ़िया खुद कमाती है, अहद भी अब छोटा नहीं रहा और वो अपने वालिद का कारोबार भी संभालने लगा है। फिर क्या ज़रूरत है खर्चा भेजने की। सोफ़िया अपनी भाभी की मिजाज से वाकिफ़ थी, इसलिए उन्होंने बहुत ही तरीके से अपने भाई को खर्चा देने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि आपके अलावा मेरा इस दुनिया में और कौन है। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे खुद मांग लूँगी। ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद आपको बताऊँगी। दूसरी तरफ ईशल के कानों ने नूर का नाम सुना। नूर आपी? नूर? जी, नूर आपी। शहजीन ने चाय का कप पकड़ते हुए बताया। ईशल की तो जैसे जान में जान आई थी। ये जान कर कि वो अपनी बड़ी बहन से फ़ोन पर बात कर रहा था। अब उसे अपना आप हल्का फुल्का महसूस होने लगा। फिक्र के बादल आए और आकर गुजर गए, पर इन बादलों को एक दिन बरसना था। ईशल हमदान की किस्मत उसे दिन ब दिन बदकिस्मती के दहाने पर ले जा रही थी। शहजीन अब उसके दिल का हाल जानने लगा था। अब वो भी ईशल का एकदम से परेशान हो जाना और फिर नूर का नाम सुनकर खुश हो जाना नोट कर गया था। उसके दिल के हाल से बेखबर ईशल अब उसके पास लॉन में ही कुर्सी खींचकर बैठ चुकी थी। एक ज़रूरी बात थी जो उसे याद आई थी। ईशल का दिल करता था वो शहजीन से खूब बातें करे और वो उसकी सभी बातें तवज्जो से सुने, मगर शहजीन की ज़्यादा तवज्जो वो अभी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। आप और आप ही बचपन में लड़ते थे। ईशल ने शहजीन और नूर की लड़ाई की कहानी बीजान से सुन रखी थी। वो क्यों? आप कहते थे मैं उठाऊंगा मामू की बेटी को और नूर भी कहती थी मैं उठाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो। शहजीन को भी याद आया कि नूर कहती थी मैं बड़ी हूँ, ईशल को मैं उठाऊंगी, और वो कहता था कि मैं उठाऊंगा, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं उठाऊंगा, तुम गिरा दोगी। हाँ 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 हाँ, अब तो मैं ही उठाऊंगा। शहजीन ने ईशल को डराया था। क्या? क्या मतलब? ईशल ने भी गुस्सा दिखाते हुए पूछा। मेरा मतलब अब तो वेट ज़्यादा है ना, तो तुम्हारी नूर आपी तो कहाँ, नूर आपी से कहाँ उठाया जाएगा? तो ईशल ने हैरत से कहा। तो क्या इतना वेट मैं ही उठा सकता हूँ? शहजीन ने तो जैसे बॉडी बिल्डर होने पर फख्र करते हुए कहा था। फिर? उसे चुप देखकर शहजीन ने कहा। फिर क्या? कुछ नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। अब शहजीन के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। उसे ईशल को तंग करके मज़ा आने लगा था। अरे मैंने कब कुछ कहा? शहजीन ने शरारत से बात बदली। कहा तो है। ईशल को वो साफ मुंह करता दिखाई दिया। क्या कहा है बताना ज़रा। शहजीन का इरादा उसे आज खूब सताने का था। यही के हाँ बोलो, और सोच समझ के बोलना, अगला बंदा जिद में कर भी सकता है। शहजीन ने अपने बाजू सीधे करते हुए कहा। ईशल तो मानो उसके इरादे देख कर डर के भागी। ईशल के घर के अंदर जाने के बाद शहजीन बहुत देर तक हंसता रहा। दूसरी तरफ ईशल को बीजान की दी गई बचपन की इन्फॉर्मेशन शहजीन को सुनाने पर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। उसे लगा उसे ये सुनाना महंगा पड़ा था। जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई। शहजीन ने खुद को शीशे के सामने गुनगुनाते देखकर खुद को हंसता पाया। उफ, ये मुझे क्या होता जा रहा है। ईशल हमदान, आह ईशल हमदान। वो अब यूनिवर्सिटी जाने की घर से तैयार होकर बैग उठाए कमरे से निकलता है। उसे टीवी लाउंज में ईशल नजर आ रही थी, जो कि आज फिर कॉलेज नहीं गई थी। अब शहजीन को आदत थी ईशल पर नज़र रखने की, तो वो कैसे उसे देखे बिना कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, यूनिवर्सिटी जा सकता था। बस फिर अब वो ईशल के सर पर था, जहाँ वो हाथ में चिप्स का पैकेट लिए तुर्किश ड्रामे का एक रोमांटिक सीन देखने में मगन थी। उसे यूँ बोल्ड सीन देखकर शहजीन संजीदगी से कहता है, ये आप क्या देख रही है? उसे यूँ संजीदगी से कहता देखकर ईशल भी सीधी होकर बैठ गई। पर अब वो डिसाइड कर चुकी थी वो शहजीन के सामने घबराएगी नहीं, शर्माना तो दूर, वो पूरी ढिठाई से उसका मुकाबला करेगी। ड्रामा, लापरवाही से बताया गया। बंद करो इसे। उसने टीवी रिमोट उठाया। नहीं,
वो उसके आने से बदमज़ा हुई। मैं मम्मानी जान को बताऊंगा तुम कितने एडल्ट ड्रामे देखने लगी हो। आपने एक सीन देखा है, आपको नहीं पता ये ड्रामा बहुत अच्छा है। उसे सच में लगा कि वो बता देगा। क्या अच्छा है इसमें? ईशल किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले और शहजीन ना चाहते हुए भी इंटरेस्ट ना ले, ये कहाँ मुमकिन था। वो रिमोट वापस रखता खुद भी जाकर सामने सोफे पर बैठ गया था। देखें, मैं आपको बताती हूँ, इस ड्रामे में जो हीरो हीरोइन है, प्यार दोनों करते हैं पर मान नहीं रहे। ईशल ने ड्रामे का सीन बताया। क्या नहीं मान रहे? यही कि वो प्यार करते हैं। तो ऐसा ड्रामा देखना ही क्यों? उसे ये फजूल लगा। एक बात बताएं, आपको अपने प्यार में और नौकरी में किसी एक को चुनना पड़े तो आप क्या करेंगे? किसे चुनेंगे? शहजीन ने एक लम्हे की ताखिर किए बिना ईशल हमदान की आंखों में देखते हुए प्यार कहा। उसने प्यार को चुना और ईशल की आंखों में प्यार को ढूंढा। इस बात से अनजान कि जिंदगी की नशेब फराज में उसे भी ये मौका मिलेगा जहाँ उसे अपने प्यार की खातिर शायद सब कुछ ही छोड़ना पड़ जाए। बताए, क्या नाम है इस ड्रामे का? मैं भी देखना शुरू करूँगा। ईशल उसका इंटरेस्ट डेवलप करवा गई थी। हा हा हा, वो हंसी और हंसती चली गई। आप और ड्रामा देखेंगे? हा 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 हा, मैं भी तो देखूं कि आपने क्या क्या देखा। हा 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 हा। ईशल को यूं हंसता देखकर शहजीन का दिन खुशगवार हो गया था। दोस्ती, मोहब्बत, फिक्रिया, एहसास, इस नए रिश्ते का ठीक नाम न जाने कौन सा था, पर ईशल की करीबी रिश्तों में अब शहजीन का रिश्ता भी शामिल हो गया था। ईशल मासूम भी थी और शरारती भी। शरारती वो उसी से करती थी जिससे प्यार करती थी। अब शहजीन ये चाहता था वो उसके साथ शरारतें करे, यानी वो उससे प्यार करे। शहजीन और उसकी दोस्ती कुछ माह में ही मिसाल हो गई थी। अब उन दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई थी और काश के आदतें आसानी से बदली जा सकती। शहजीन हर वीकेंड पर अपने गांव जाया करता। ऐसे में ईशल का वीकेंड तो जैसे गुजरने का नाम ही ना लेता। उसने शहजीन को अपने घर का फर्द मान लिया था और यही हाल बाकी घर वालों का भी था। शहजीन सभी के साथ बहुत कम अरसे में ही घुल मिल गया था। हाय अल्लाह, उसने किताब सर पर मारते कहा। फिर से ट्राई करती हूँ। उसने हार मानते हुए फिर से कैलकुलेशंस की। फिर वही गलत जवाब, मैं नहीं करती, जाओ, मैं नहीं करती। उसने कैलकुलेटर समेत किताबों को साइड पर करते फ़ोन उठाया और अपने बेड पर टेक लगाकर बैठ गई। कोई मैसेज नहीं, कोई स्टेटस नहीं। उसने अपना फ़ोन चेक किया, वो आज भी नहीं आए। देखा लिली? वो अब लिली को गोद में उठाए उसके नर्म वजूद को सहलाते अपना हाल दिल कर रही थी। ज़रा फिक्र नहीं उन्हें हमारी, मैं चाहे फेल हो जाऊं उन्हें क्या। और तुम लिली, अब जाना भाग भाग कर उनके पास। पाँव में रस्सी डालकर अपने बेड के साथ बांध दूंगी तुम्हें। मियाऊं मियाऊं। हा हा हा, ऐसा ही करूंगी। मैथ का सम ना कर पाने और शहजीन के वीकेंड ख़त्म होने के बावजूद वापस ना आने का गुस्सा वो अब लिली पर निकाल रही थी। मियाओ मियाओ, अच्छा ना सॉरी। मियाओ मियाओ, चुप हो जाओ, नहीं बांधती तुम्हें। उसने लिली से माजरत करते अपने अल्फाज वापस लिए, पर शायद उसे भूख लगी थी जो वो इतना बोल रही थी। ईशल ने उसकी भूख महसूस करते फ़ोन रखा और लिली के खाने के लिए कुछ लेने की घर से कमरे से निकली। उसका रुख किचन की जानिब था और वो राहदारी से गुजर रही थी। ये खुशबू, ये तो। एक पल के लिए वो शहजीन के कमरे के बाहर रुकी, फिर अपना वहम समझकर कदम किचन की जानिब बढ़ा दिए। किचन में खड़े लिली का खाना निकालते हुए भी उसे महसूस हुआ जैसे वो अपने कमरे में था। उसे उसके परफ्यूम की पहचान थी। पर यह कैसे मुमकिन है? वो तो स्टेटस अपडेट करने वालों में से है। कब कहाँ कैसे जा रहे हैं सब उनके सोशल मीडिया का अकाउंट पर मौजूद रहता है। और अगर वो आए होते तो घर इतना बेरौनक ना मिलता। वो बीजान के पास बैठे नजर आते और उनकी मुमानी जान किचन में ज़रूर कुछ ना कुछ बनाती मिलती। पर यहाँ तो सब अपने अपने कमरों में थे। उसने दूसरी बार अपने शक को वहम का नाम देते हुए सोचा और सीधा अपने कमरे में आते लिली को खाना सर्व करते फ़ोन उठाया। ठीक उसी टाइम बीप की आवाज़ के साथ उसके फ़ोन स्क्रीन पर शहजीन का मैसेज नमूदार हुआ था। गुड मॉर्निंग। उसका मैसेज देखते ही ईशल की सारी नाराज़गी रफू चक्कर हो गई थी। मॉर्निंग। उसके वॉल क्लॉक पर नज़र डाली उसने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली जो सुबह के 11:30 बजा रही थी। उठ गई मोहतरमा, उठ गई। उसने जवाब के साथ बहुत से अफसरदा इमोजीज भेजे थे। क्या हुआ? शहजीन अफसरदा इमोजीज से उसके उदास मूड का अंदाज़ा लगाने लगा। मुझे छोड़े, आप अपनी बताए। जी पूछे। पैगामात का सिलसिला जारी था। ये क्या तरीका है? आप अपनी स्टेटस को लेकर सीरियस ही नहीं है। आपका वीकेंड है कि ख़त्म होने को ही नहीं तैयार।
आप फेल होंगे, पक्का फेल होंगे। ईशल ने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी। हा 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 हा, दूसरी तरफ से कह कहे लगाते बहुत से इमोजीज उसको और गुस्सा दिला गए थे। मिस कर रही हैं आप मुझे? ये कैसा सवाल है? शहजीन का मैसेज पढ़ते वो खफा खफा सी बोली। नहीं नहीं तो मैं क्यों करूँगी? टाइप करने के बाद टाइपिंग बार से डिलीट करते जी हाँ, बहुत। फिर वो भी भेजना नामुमकिन लगा। 4 दिन बाद मेरा पेपर है, मैं मैथ्स में फ़ेल हो जाऊंगी। उसने लिखने का सोचा। नहीं नहीं, मुझे नालायक समझेंगे। और मैं भी, और मिसनी भी, कि अपने मतलब के लिए याद कर रही है। दूसरी तरफ से कोई क्वेश्चन मार्क आने लगे। उसने ऑफलाइन होने को तरजीह दी। उसका मूड अब अपने लिए अच्छी सी चाय बनाने का था। वो फिर से किचन की जानिब आ गई। गैर दानिस्ता तौर पर उसका फ़ोन उसके हाथ में ही रह गया था, जिसे वो अपने साथ किचन में ले आई थी। दूसरी तरफ व्हाट्सएप पर ऑफलाइन देखकर उसने उसके नंबर पर कॉल मिलाई। वो जानता था वो उसकी बात का जवाब नहीं देगी, और ऐसा ही हुआ था। ईशल ने चूल्हे पर चाय रखी ही थी कि उसका फ़ोन शहजीन के नाम से जगमगाने लगा। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने आखिरकार कॉल रिसीव कर ली थी। क्या कर रही हैं आप? कॉल लगते ही शहजीन बोला, चाय बना रही हूँ। एक बार फिर से उसे वही खुशबू अपने आसपास महसूस होने लगी, वो खुशबू जिसे ईशल हमदान पहचानती थी। और अगर मैं कहूँ कि एक कप चाय मुझे भी बना दे तो? आपकी आप घर पर है? वो अपने इर्द गिर्द देखने लगी। आपकी बनाई चाय के लिए आया जा सकता है। आप घर पर हैं? आप आ गए हैं ना? मैंने आपकी खुशबू, मेरा मतलब मुझे आपका परफ्यूम पता है। मुझे लगता है आप घर ही पर हैं। अब की बार वो बोली तो उसकी आवाज़ में उदासी नहीं थी। हा 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 हा, वो हंसा। मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे इतना याद करेगा कि उसे मैं अपनी खुशबू के तौसत से अपने आसपास महसूस होने लगूंगा। आपका मतलब आप नहीं है घर पर? वो मासूम लड़की जो रवानी में हर बात कह रही थी, अभी भी उसी उलझन में कहे अभी भी उसी उलझन में थी। पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। कौन सा सवाल? वही जिस पर मोहतरमा ऑफलाइन हो गई थी। वो तो मुझे चाय बनानी थी ना। ठीक है, फिर 2 कप बनाइएगा। उसने कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। शहजीन ने उसे उलझा दिया था। वो था, वो नहीं था, वो क्या कह रहा था, वो अभी तक श्योर नहीं थी। पर अब उसने एक की बजाय 2 कप चाय बनाई थी, और जैसे ही चाय लिए किचन से बाहर निकली, सामने उसे शहजीन उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराता नजर आया। नजरें नज़र से नज़र मिली। वो सही थी, उसे उसकी खुशबू की पहचान थी, और ये सब वो राहदारी से गुजरते सोच रही थी। बज़ाहिर शहजीन का जुल्म कोई बहुत तेज़ खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया करता था, पर उसकी पसंद अच्छी थी। मैं जो हवा में हल्की सी महक छोड़ती, उसका पता देने के लिए काफ़ी थी। वो उसके सामने जाकर रुकी तो उसने आगे बढ़कर ट्रे से एक कप उठाते उसे शुक्रिया कहा। शहजीन की आंखों में एक नई सी शरारत थी। उसे खुशी थी कि वो उसे महसूस करने लगी है। ये इंकशाफ उसके दिल को पुरमसरत कर गया था। उसके यूं नज़र बढ़कर देखने पर वो उसकी प्यार बरसाती नज़रों की ताब ना लाते हुए नज़र झुका गई थी। ऐसी खामोश मुलाकात के बाद वो आगे बढ़ती अपने रूम की तरफ चल दी। ये पहली बार था जब ईशल हमदान ने अपने दिल की धड़कन के साथ साथ अपनी सांसों की आवाज़ भी सुनी थी। एक बार फिर से बीप की आवाज़ से शहजीन के नाम का नोटिफिकेशन ईशल के फ़ोन स्क्रीन पर जगमगा उठा। शहजीन काजिम शहजीन काजिम ईशल हमदान के हाथ की चाय सारी ज़िंदगी पीना चाहता है। उसने चाय के कप के साथ जो इकरार किया था, वो ईशल के दिल को धड़काने के लिए काफ़ी था। वो जानता था वो मासूम है, वो ये सब नहीं समझती। पहले वो भी उसे बच्चों की तरह ट्रीट किया करता था, पर अब वो चाहता था कि वो उसे समझे। शायद वो खुद बेइख्तियार हो रहा था। शहजीन काजिम ईशल अहमद हमदान के साथ हाथ की चाय सारी ज़िंदगी पीना चाहता था। वो बार बार एक ही तहरीर पढ़ रही थी। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया है इनको? ये मुझे और कंफ्यूज करने लगे हैं। क्या ये मुझे कुछ कहना चाहते हैं? इस बात का मतलब शायद हाँ, शायद नहीं। लिली, देखा तुमने कितना बिगड़ गए हैं तुम्हारे शहजीन भाई? और ये क्या लिली शहजीन का नाम सुनते ही बेड से नीचे भागी थी। उसे पक्का यकीन था कि वो सीधी शहजीन के पास जाएगी, और ऐसा ही हुआ था। ईशल, जल्दी करो बेटा, पेपर स्टार्ट होने में सिर्फ 1 घंटा रह गया है, और जाते जाते भी टाइम लग सकता है। बतुल बेगम चादर ओढ़े
उड़े हुए ईशल को जल्दी अपनी चीज़ें समेटते तैयार होने को कह रही थी। बस मामा, लास्ट चैप्टर ये रिवाइज कर लूँ, बस 5 मिनट और। ठीक है, जल्दी करो, मैं तब तक शहजीन को देखूँ, उसे कहूँ गाड़ी निकाले। जी मामा, आप जाएं, मैं बस आई। शहजीन, शहजीन बेटा। बतुल बेगम दरवाजे पर दस्तक देती शहजीन के कमरे में दाखिल हुई। ये कहाँ गया? कमरा खाली था। बतुल बेगम की परेशानी बढ़ी। मेरा फ़ोन। कमरे से निकलते वो सीढ़ियों से उतरते शहजीन को कॉल मिलाने लगी। उन्होंने शहजीन के फ़ोन पर कॉल मिलाई, जिससे उसने डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या हुआ बेगम साहिबा, शहजीन भाई आए नहीं? शाजिया माँ से डस्टिंग करते हुए पूछने लगी। कॉल भी नहीं उठा रहा, गैर जिम्मेदार तो नहीं है? खैर, पता नहीं क्या बात हुई है। ईशल का पेपर है, देर हो रही है, लगता है राइड बुक करवानी पड़ेगी। वो जी बड़ी जल्दी जल्दी में बाहर गए थे, मैंने नाजी दरवाजे पर खुद खड़े होकर देखा था। बड़ी तेज तेज जा रहे थे जी। पूछना तो था कि कहाँ जा रहे हैं। तुम भी हसद करती हो शाजिया, मैं ज़रा बीजान से पूछ लूँ। तुम भी हद करती हो शाजिया, मैं ज़रा बीजान से पूछ लूँ। बीजान? बीजान अपने बिस्तर पर बैठी तस्बीह के दाने गिराने में मसरूफ़ थी। बीजान, ईशल का पेपर है और शहजीन गायब है। कल रात उसने खुद कहा था कि पिक एंड ड्रॉप वो किया करेगा। शहजीन ने कहा था वो करेगा भी। कहा था तो वो करेगा भी। क्यों परेशान होती हो बहू? कॉल भी तो नहीं उठा रहा ये लड़का। बतुल बेगम फिर से कॉल मिलाती बाहर की तरफ चल पड़ी। इस बार बीजान भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। मामा चले, आई एम रेडी। ईशल हिजाब पहनकर पिनअप करते तैयार नजर आई। बेटा वो चले ममानी जान। शहजीन? उसे आता देखकर बतुल बेगम ने शुक्र किया। शुक्र? देखा, मैं कहती थी ना, मेरा शहजीन गैर जिम्मेदार नहीं है। बीजान का अपने नवासे पर एतमाद और बढ़ गया। वो दरअसल गाड़ी चेक की तो ख़राब मिली। अहद भाई से लिए लेता, मगर सोचा नेहा का भी पेपर होगा और वो गाड़ी ज़रूर उसे छोड़ने जा चुकी होगी। फिर अब? बतुल हमदान के चेहरे पर फिक्र वाज़े थी। कुछ नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं दाऊद दोस्त से गाड़ी ले आया हूँ। ईशल को एग्जामिनेशन सेंटर छोड़कर अपनी गाड़ी वर्कशॉप छोड़ूंगा। फिक्र की कोई बात नहीं, चले आ जाए, देर हो रही है। शहजीन कहता वापस बाहर की तरफ मुड़ गया। बहू, दाऊद वही है ना जिसका घर साथ वाली कॉलोनी में है? जी बीजान, पर इतना भी करीब नहीं है कि पैदल चल के जा सके। ख्वामख्वाह मैं इतनी जहमत की इस लड़के ने। इतनी दूर पैदल चल कर गया गाड़ी लेने। मामा चले, ईशल को अभी अब सिर्फ पेपर का सोचना था। ओके बीजान, अपना ख्याल रखिएगा, मैं बस ईशल को छोड़ कर आती हूँ। अल्लाह की अमान में, अल्लाह कामयाब करे। बीजान ने दुआ देते उन्हें रुखसत किया। एक तो ये एग्जामिनेशन सेंटर जो सबके अलग अलग बनाए थे, ये काम बहुत ख़राब है। क्या था नेहा और तुम्हारा एक ही सेंटर होता, ये टेंशन तो ना होती। बतुल हमदान ने गाड़ी में बैठते आह भरी। कोई बात नहीं मुमानी जान, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। शहजीन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। अल्लाह तुम्हें प्यारी सी दुल्हन दे शहजीन। हा 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 हा, वो हंसा। बहुत अच्छे लड़के हो तुम, अल्लाह तुम्हारा नसीब ही बहुत अच्छा करे, आमीन। वो मुस्कुराया। शहजीन काजिम ने बैक मिरर से पीछे बैठे वजूद को पूरी तवज्जो से किताब के ऊपर झुके देखा। उसकी जागी जागी सी आंखें, उड़ा उड़ा सा रंग, उसे एक अनजानी सी कशिश महसूस करवाने लगा। उसे उसकी सादगी भाती थी। उसका दिल अब उस बात का खुल्लम खुल्ला एतराफ़ करने लगा था। और फिर कई दिनों तक यही चलता रहा। शहजीन और बतुल बेगम दोनों ईशल को लाते ले जाते। ईशल का पेपर हो जाने के बाद वो बाहर ही अच्छा सा नाश्ता किया करते। ईशल पेपर से पहले बस डांट ही खा सकती थी, जो वह हर बार खाती थी नाश्ता ना करने पर। और उसके देखा देखी शहजीन भी उसी के रंग में रंगने लगा था। वो भी नाश्ता ना करता जब तक उसे पेपर ना दिलवा लेता। जाजिब एंड फैमिली का इस्तकबाल सोफ़िया बेगम के यहाँ दिलो जान से हुआ था। जहाँ सोफ़िया बेगम अपने भाई जाजिब से मिलकर खुश हुई थी, वहीं बतूल बेगम अपनी बहन ज़रमीन बेगम को अपने सामने देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सोफ़िया रिश्ते में अजलान की फुप्पू, ईशल की ताई और शहजीन की मुमानी लगती थी। आयरा की शादी अचानक ही शाहजेब से तय हुई थी, जो कि अहद के साथ ऑस्ट्रेलिया में होता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अहद की शादी पर शहजेब ने भी अपनी फैमिली के साथ शिरकत की थी। वो भी पाकिस्तान आया हुआ था। फैमिली टू फैमिली ये दोनों ख़ानदानों की पहली मुलाकात थी, जहाँ शाहजेब की वालिदा ने आयरा को अपनी बहू बनाने का फ़ैसला किया था। और वापस ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले उन दोनों की शादी का फ़ैसला सबको ठीक लगा था। हुमान ने सोफ़ा कम बेड ख़ास तौर पर शहजीन के कमरे में सेट किया, ताकि वो तीनों एक ही रूम में सो सके। सोना तो सिर्फ बहाना था, असल मकसद तो ओमान का उन दोनों को सताना था।
अजलान का पाला अब ओमान से पड़ा था, जो उसकी समझ से बाहर था। 2 दिन वो उसके साथ गुजार कर अब वो उससे एक ही सवाल करता था, भाई तू वाकई आर्मी का डॉक्टर बन रहा है? मतलब क्या सच में? उसका जब दिल करता सोता जागता, बेवक्त खाता पीता, वक्त की पाबंदी नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती थी। ये तो ओमान हमदान को जैसे पता ही नहीं था। ये कैसा डॉक्टर है जो खुद नाश्ता नहीं करता, रातों को जागता, लाइव मूवीज़ और चटपटे खाने? अजलान को वो ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बेतकल्लुफ़, रौनकी और जिंदा दिल लगा था। शहजीन ने ओमान और अजलान को अपने कमरे में खुशी खुशी वेलकम किया था। अजलान अभी समझने की कोशिश कर रहा था कि ये चल क्या रहा है, जब ओमान ने उसकी तरफ पहलू उछालते कहा था, आ जाओ भाई मेरे पास, यहाँ मेरे साथ तो बोलेगा, मेरे साथ तू बोलेगा तो मैं तुझे कहानी भी सुनाऊंगा। और हाँ, रात को ख्वाब में डरना मत, तेरा भाई तेरे साथ है। हाँ। अजलान का पेट तो ओमान पहले ही खिला खिला कर खराब कर चुका था। अब अपने साथ लिटाकर उसका इरादा अजलान पर अपनी डॉक्टरी आजमाने का था। ओमान के कमरे को बतूल बेगम ने जरमीन और हानिया के लिए सेट कर दिया था। ईशल हमदान ईशल हमदान को अपने कमरे में ले आई थी ईशल ईशल अदन को अपने कमरे में ले आई थी। ईशल को तो जैसे बहन मिल गई थी। वो दोनों हम उम्र थी, इसलिए दोस्ती भी जल्दी हो गई थी। जाजिब साहब अपनी बहन सोफिया की तरफ ही रुके थे। वो रोज़ मिलने आते और बीजान के पास बैठते, बातें करते। ईशल को जैसे ही पता चलता कि उसके फेवरेट जाजिब अंकल आए हैं, वो उन्हें सलाम करने आती और चाय बनाकर पिलाती। ईशल को जाजिब अंकल की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती थी। अलबत्ता उनका बेटा उन पर क्यों नहीं गया, ईशल को यह अफसोस ज़रूर था। शहर लाहौर और अक्टूबर की वो आखिरी शाम बिल्कुल मोहब्बत के शुरू के दिनों जैसी ठंडी मीठी पुरसुकून। सिंपल ब्लैक कॉटन कुर्ते पैजामे में शहजीन अपनी गंदमी रंगत और मुतासिर कुन पर्सनैलिटी के साथ और खूबसूरत नजर आ रहा था। पाँव में ब्राउन स्टाइलिश जूते, हाथ में ब्रांडेड वॉच पहने वो घर के लॉन में आ गया था, जहाँ ब्लैक पैंट और ब्लू हाफ स्लीव कॉलर शर्ट पहने अजलान जाजिब भी तैयार था। अजलान की शर्ट के 2 बटन आज भी खुले थे। वाइट प्लेन शर्ट पर ब्लू लेदर जैकेट और ब्लू जीन्स के साथ ओमान हमदान भी जाने के लिए तैयार था। वो तीनों अब लड़कियों के आने का वेट कर रहे थे। वाइट प्लेन स्लिम फिट शर्ट के ऊपर ब्लू डेनिम जैकेट, ब्लू जींस के साथ वाइट स्नेकर्स पहने, शोल्डर से थोड़ा नीचे गिरते फ्रेश हनी ब्राउन डाले बाल, दरमियान की मांग निकाले स्ट्रेट किए, हल्के मेकअप और स्टाइलिश ज्वेलरी के साथ हानिया जाजी भी तैयार थी, जो किसी मॉडल से कम हरगिज नहीं लग रही थी। लाइट ब्लू जीन्स के साथ रेड वाइट लॉन्ग शॉर्ट फ्रॉक, वाइट स्नीकर्स और वाइट ही छोटा सा बैग कंधे पर लटकाए, बालों में रेड हेयर बैंड पहने, रेड दो बॉल रोल किया रोल किया दुपट्टा गले में लिए अदन जाजिब भी अपने लुक्स में बहुत क्यूट लग रही थी। सबसे आखिर में ईशल हमदान लॉन में आई, ब्लैक टाइट्स के साथ ब्लैक लॉन्ग फ्रॉक जिसमें रेड ब्लू फ्लावर प्रिंटेड था, हल्की सी ब्लैक हील और हल्के हिजाब में ईशल भी तैयार थी। आज ईशल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में लाइनर्स लगाकर रौनक बख्शी थी। लाइट पिंक लिप ग्लॉस और सियाह लाइनर आज की खास तैयारी थी। ईशल को आज उसने पहली बार हिजाब में देखा था। उसकी नज़र एक पल के लिए उस पर ठहर गई थी। उसने कभी गौर ही नहीं किया था कोई लड़की सर पर दुपट्टा ले या सर से दुपट्टा ले ही ना, नकाब करे ना करे, हिजाब ले ना ले, ये सब तो अजलान जाजिब ने कभी सोचा ही नहीं था। पर आज उसे ईशल हिजाब में पसंद आई थी, कुछ अलग, कुछ खास, या शायद उसका दिमाग एक नया फतूर तैयार करने लगा था। एक लम्हे के लिए एक मुस्कुराहट उसके चेहरे से होकर गुजरी थी। हाँ, वो अजलान जाजिब था जिसे ईशल हमदान का हिजाब भाग गया था। अहद भाई और आयशा भाभी सब कजिन्स को अपनी शादी की ट्रीट दे रहे थे। आयरा अपने भाई भाभी के साथ ही रेस्टोरेंट आई थी। ये ट्रीट आयरा की शादी से 2 दिन पहले दी जाती है। दरअसल आयरा की शादी के बाद फौरन बाद अहद और आयशा की ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट बुक थी, इसलिए उन्होंने सोचा जाने से पहले क्यों ना एक बच्चे लोग पार्टी कर लें। ये पहला मौका था जब सब कजिन्स एक साथ एक जगह थे। फरीहा ने आज भी ईशल को अकेला नहीं छोड़ा था।
पर नेहा ने आज भी ईशल को अकेला नहीं छोड़ा था। नेहा और ईशल ओमान के साथ शहजीन की गाड़ी में आए थे, जबकि अजलान, हानिया और अदन को ओमान की गाड़ी में लेकर पहुंचा था। ये बच्चे लोग पार्टी, जो खानदान के सभी यंगस्टर्स पर मुश्तमिल थी, लाहौर के मशहूर हवेली रेस्टोरेंट पर बादशाही मस्जिद के खूबसूरत व्यू पर प्लान की गई थी। यह हवेली रेस्टोरेंट लाहौर की तारीख का हिस्सा समझा जाता है। कहा जाता है ये 150 साल से यही है। हवेली रेस्टोरेंट के टॉप रूफ पर बैठकर किया जाने वाला डिनर और रात के अंधेरे में जलती रेस्टोरेंट की डीम लाइट में बादशाही मस्जिद का खूबसूरत नज़ारा, जो देखने वाले को अपने ही शहर में कैद कर लेता हो। इसी शहर अंगेज कैफे से हानिया गुजर रही थी। उसे अब लाहौर से मोहब्बत होने लगी थी। वो चाह कर भी किसी चीज़ से एतराज़ नहीं कर पा रही थी। ये शायद उसकी कजिन्स की मोहब्बत थी, या शहर लाहौर का अपनापन जो उसके दिल में गड़ कर रहा था। हानिया को अपने सामने बैठा शख्स अपनी उसी खूबसूरती की डेफिनेशन पर पूरा उतरता दिखाई दे रहा था, जो वो एक दिन अपनी मॉम जरमीन बेगम को अपने शौहर में होने वाली रिक्वायरमेंट्स बता रही थी। उसे लगा शहजीन ही उसकी सारी डिमांड्स पर पूरा उतर सकता है। डिनर करने के बाद वो सब लाहौर की फूड स्ट्रीट में टहल रहे थे, अंदरून लाहौर की सैर। मौका मिलते ही अजलान अपनी एक ख्वाहिश लिए ईशल के सामने आकर रुका था। उसका जहन अभी तक ईशल हमदान के हिजाब से उलझा हुआ था। सुनो ईशल रुक गई, मगर कोई जवाब नहीं दिया। नकाब करके दिखाओगी मुझे? अजलान की फरमाइश। क्या मतलब? वो यूँ कहने पर हैरान हुई। हिजाब भी तो किया है, नकाब करके भी दिखा दो मुझे प्लीज़। वो उसके साथ चलते बोला। मैं क्यों करूँ तुम्हारे कहने पर नकाब? ईशल की चाल में तेजी आई थी। क्यों नहीं कर सकती? अजलान की आवाज़ में दबा दबा सा गुस्सा था। उसकी बात का पास ना रखते हुए ईशल ने उसकी सारा गुरूर तकब्बुर एक पल में गर्क कर दिया था। वो अजलान, जिसे मान था कि यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां उस पर मरती हैं, उसके मुंह से कोई फरमाइश सुनने को तरसती है। उसने कभी अपने लिए ना नहीं सुनी। आज मांगा भी तो फ़कत हिजाब से नकाब तक का सफ़र। उसके दिल ने उसे नकाब में देखने की ख्वाहिश क्यों की थी, ये वो भी नहीं जानता था। पर शायद उसे अब एक नई जिद पूरी करने का टारगेट मिल गया था। इस बार उसे खुद से जीतना था। क्यों नहीं कर सकती? किसी के कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ईशल अब तेज़ी से हानिया और अदन की तरफ जाने लगी थी। सुनो तो, एक बात बता दो। वो उसके सामने आकर रुका था। पूछो। एक बार फिर से वो दोनों साथ साथ चलने लगे थे। तुम हिजाब क्यों करती हो? मुझे पसंद है, उसने चलते चलते कहा था। पर क्यों? मेरी मर्जी। कोई तो वजह होगी। अब ईशल हमदान अजलान जाजिब के बेतुके सवालों से तंग आ गई थी। मैं हिजाब करूँ, बाल खुले छोड़ूँ या अटेंड करवा लूँ? तुम्हें इससे क्या? ईशल ने चिढ़कर कहा और शहजीन की तरफ चल दी। अजलान को उसे छोड़कर शहजीन के पास चले जाना बहुत बुरा लगा था। उस दिन वो लाहौर को एक्सप्लोर करने निकले थे। साथ साथ विंडो शॉपिंग भी जारी थी। जिसे जो अच्छा लगता वो वहाँ रुक कर देखने लगता। सिर्फ और सिर्फ एक ओमान ही था, जिसे पेट पूजा के सिवा कोई काम दूजा नहीं था। वो अपने साथ किसी को भी खींच कर ले जाता था। ओमान हमेशा की तरह इस बार भी अपनी छुट्टी अपनी मर्जी से गुजार रहा था, वरना तो उसे भी वहाँ सब की तरह स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। अहद और आयशा की शादी का एल्बम देखते हुए जिस तस्वीर पर सबकी नज़र आकर रुकी थी, वो वही तस्वीर थी जिसमें शहजीन और ईशल साथ थे। जहाँ हानिया का गला खुश्क हुआ था, वहीं अजलान का हलक भी कड़वा हुआ था। जरमीन बेगम दिल ही दिल में हानिया के लिए शहजीन को पसंद कर रही थी, और शहजीन को ईशल के साथ देखना उनको भी मुश्किल लग रहा था। उन्हें अब ईशल को साइड पर करके हानिया को आगे करने के ख्याल आ रहे थे। जाजिब रहमान फैमिली को पहली बार अहद की शादी पर ना आने का दुख हो रहा था। हानिया सोच रही थी कि उसने कितने मौका गंवा दिए शहजीन को मुतासिर करने के। अजलान ने सोचा, वो इस तस्वीर में क्यों नहीं है? वो भी तो हो सकता था शहजीन की जगह। उसे ही तो होना चाहिए था। चलो तुम्हें अपनी पहली मोहब्बत से मिलाऊं। पहली मोहब्बत से? अदन को जानकर दुख हुआ कि ओमान किसी से मोहब्बत करता है। हाँ हाँ, पहली मोहब्बत, अंधी मोहब्बत। टूट कर प्यार किया था मैंने उससे। फिर क्या हुआ? फिर हमारी किस्मत में जुदाई लिख दी गई। ये दुनिया जालिम समाज बनी और हमें बिछड़ने का दुख उठाना पड़ा। अदन ने ओमान को
अभी तक इतना संजीदा नहीं देखा था, पर उसे दुख हुआ कि उसकी ज़िंदगी में कोई पहले से है जिसे वो इतनी शिद्दत से चाहता है। तुम अभी भी उससे मोहब्बत करते हो ओमान? पहली मोहब्बत भुलाई नहीं जाती अदन। मुझे नहीं मिलना। अदन का मूड ऑफ हो गया। कैसे नहीं मिलना? वो उसे मिलवाने पर बजिद था। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बाबा चलो तो सही, तुम्हें बहुत खुशी होगी उससे मिलकर। अच्छा ऐसा करते हैं, ईशल को भी साथ ले चलते हैं। ईशल? ईशी? ईशी? चलो आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है, बस दिल थाम कर मिलना, बेहोश मत हो जाना। उसने ईशल को उसके कमरे से निकाल कर अदन के साथ खड़ा किया। यहाँ रुको, मैं अभी आया। वो उन्हें अपने कमरे के बाहर खड़ा करके अंदर जा चुका था। इसे हुआ क्या है? ईशल ने अदन से पूछा। नहीं मालूम, कह रहा था किसी से मिलवाना है। मेरे ख्याल से तैयार होने गया है। आखिर पहली मोहब्बत से मिलने जो जा रहा है। अदन ने गोया दुख भरा शिकवा किया। हाँ? क्या पहली? इससे पहले ईशल बात पूरी करती दरवाज़ा खुला था। आ जाए प्लीज़ आए। उमान ने एक अदा से उन्हें अपने रूम में मदऊ किया। अब वो दोनों उमान के कहने पर उसके रूम में आ गई। रूम की लाइट्स ऑफ थी। उमान लाइट तो ऑन करो, अदन ने कहा। ओके, 1 2 3। टन टन। कमरे में दोनों की चीखें एक साथ बुलंद हुई थी। अब वो खुद भी डर कर बेड पर चढ़ गई थी। ओमान के कह उन दोनों की चीखों से भी ऊंचे थे। तकरीबन 2 मिनट गुजरने के बाद उन्हें कुछ समझ आया। ओमान ने अपनी अलमारी से एक स्टैच्यू ढांचा निकाला था। उसने उसे स्टडी टेबल पर खड़ा किया था। और बात सिर्फ स्टैच्यू की ही नहीं थी। उसने छोटी छोटी लाइट्स उस ढांचे में नस्ब की थी। शायद उसने उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश की थी। उसकी आंखों की जगह एक एक लाइट, उसके मुंह में एक लाइट, उसकी पसलियां भी जलती बुझती रोशनियों से जगमगा उठी थी। रूम की लाइट्स ऑफ करके उस स्टैच्यू की लाइट्स ऑन की तो कमरा भूत बंगले का हौलनाक मंजर पेश करने लगा। ये थी तुम्हारी पहली मोहब्बत, तुम्हारी अंधी मोहब्बत, अदन ने कहा। अंधी के साथ साथ ये गंजी भी है। ईश्वर को उसके बाल ना होने का ज्यादा अफसोस था। सॉरी। मेरी मोहब्बत को रुसवा ना करो दुनिया वालों। थोड़ी शर्म करो, थोड़ी हया करो। हम पहले ही एक दूसरे से कोसों दूर रहते हैं। उमान हमदान और उसका नाटक। हम कैसे जी रहे हैं, कोई जी के तो दिखाए। ओमान ने स्टेच्यू का हाथ थाम कर रक्स करते कहा तो अदन के साथ साथ ईशल भी हंस पड़ी। आयरा की मेहंदी का सामान सजाने सब कजिन सोफिया बेगम के घर मौजूद थे। लड़के फेरी लाइट्स और फूलों की सजावट और लड़कियां मेहंदी के थाल सजा रही थी। दोपहर का खाना खाते ही मेहंदी की तैयारियां शुरू हो गई थी। आयशा सबके लिए आइसक्रीम ले आई थी। आ जाए सब, पहले आइसक्रीम से इंसाफ करेंगे। आयशा ने सबको मुतवज्जा किया। लाहौर लाहौर है। नेहा ने अपनी फेवरेट और लाहौर की सौगात चिमन आइसक्रीम उठाते खुशी खुशी कहा। उसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। आखिर को हमारे यहाँ 3 तरह के मेजर वॉर्स चलती है। एंड्रॉयड वर्सेस एप्पल, पेंडो वर्सेस बर्गर, कराची वर्सेस लाहौर। और बस नेहा बेदिहानी में तीसरी मेजर वॉर छिड़ चुकी थी। अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारना। आ बैल मुझे मार, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। गर्ज के उसे लगा सारे मुहावरात उसी पर ही फिट बैठ रहे हैं। उसने सर पकड़ा। कराची लाहौर का शौहर है। लाहौर लाहौर है। सुनते ही कराची की हिमायत में अजलान बोला। चलती हमेशा बीवी की है। ईशल की अपनी मंथक थी। जितना तुम्हारे पास लाहौर है उतना तो हमारे यहाँ गुलिस्तान जौहर है। अजलान की आंखों में शौखी वाज़े नजर आई। पास तो हाँ तुम्हारे समंदर भी है, पर समंदर किनारे प्यासे प्यासे लोग। ईशल की हाजिर दिमागी पर सब हंसते लगे। कोई भी शहर एवं मशहूर नहीं होता। खोते खाने पर तय है खोते। ईशल का तो मानो बुरा हाल हो गया। ऐसे कैसे कह दिया उसने। बात अब रुकबे से आगे आ गई थी। बिरयानी में आलू कौन डालता है? ईशल ने बिरयानी का सहारा लिया। जिसे तुम लाहौरी बिरयानी कहते हो वो हमारा पुलाव होता है, पुलाव। उन दोनों की कभी नहीं बन सकती, शहजीन ने मान लिया। जज्बाती अबाउट बिरयानी। अदन ने बिरयानी को सेंसिटिव टॉपिक करार दिया था और हाथ उठाते कहा, बिरयानी पर नो कॉम्प्रोमाइज़। अदन को बोलता देखकर ओमान भी मैदान में उतर आया।
लाहौर की लड़कियां फंक्शन से पहले लाल लिपस्टिक लगाती है और कराची की 10 रुपए का पान खाती है। ओमान ने पान को भी हाईलाइट करना मुनासिब समझा था। और लाहौर की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस पता है क्या है? हानिया ने पूछा। लाहौर की फ्री सर्विस, अंकल स्टैंड उठा ले, बाजी दुपट्टा उठा ले, भाईजान लाइट बंद कर ले। ओह, और कराची वालों की? बाजी गुजर जाए कुत्ता कुछ नहीं कहता, ओमान बोला तो सबके कह कहे गूंजने लगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समंदर अभी भी हमारे पास ही है, अदन ने हंसते हंसते जताया। और लाहौरियों की बोली भी सुन लो। अजलान कहाँ बाज आने वाला था। पाइन नहरों ने नीर टोरपों, एक अकेला शहजीन ही आइसक्रीम से इंसाफ करते लाहौर वर्सेस कराची मुलाहिजा फरमा रहा था। कराची की भी सुन लो फिर। अबे लाइट फिर चली गई। अरे कचरे की आदत सी हो गई है। मेले को घटका दो ना, घटका दो ना, मेले को घटका दो ना। लश सीन है दादा। ईशल ने खूब अदाकारी के जौहर दिखाए। वो इस अदा से बोली कि सब पेट पकड़कर हंसने लगे, यहाँ तक कि खुद कराची वाले भी अपनी हंसी रोक न सके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समंदर अभी भी हमारे पास ही है, हा 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 हा। वो हंसती चली गई। अदन के लिए समंदर ही सब कुछ था। कराची वालों मेरी मानो, 4 तोले सोना और घर ले जाओ। इस बार अहद भाई ने कराची वालों को अपने कारआमद मशवरे से नवाजा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समंदर अभी भी हमारे पास है। अदन ने अदन की ओमान ने अदन की नकल उतारी। अदन ने कुशन उठाकर उसको मारा। उसको दूसरा कुशन ईशल ने मारा। भाई मेरी पार्टी मत बदल लेना, भाई मेरे पार्टी मत बदल लेना, तुम लाहौरी हो समझो। हाँ वैसे हर खुशी गमी में समंदर ही याद आता है बस, ईशल ने छेड़ा। और ये भी सुनिए, कोई खुदकुशी करने समंदर जा रहा है तो लोग रास्ते में गोली से मार देते हैं, हा 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 हा। ओमान अपनी बात पर सबसे ज़्यादा खुद ही हंसा था। बुरी बात बच्चों। हमदान साहब और जाजिब साहब को हॉल रूम के दरवाजे पर खड़ा देखकर सभी सिमट कर बैठने लगे। वो दोनों कुछ देर पहले से खड़े सबकी बातें सुन चुके थे। हमदान साहब अंदर आकर बोले, कराची हो, लाहौर हो या कोई और शहर, और शहर ही क्यों, हर गांव, हर कस्बा, हर ज़िला पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का चप्पा चप्पा ही अहम है। हर जगह की अपनी मफरादियत है, अपनी अहमियत करार करार पाता है। पाकिस्तान की बुनियाद कोई नस्ली, मजहबी, इलाका या सूबाई तासुब नहीं था। पाकिस्तान की बुनियाद सिर्फ इस्लाम पर थी, सिर्फ इस्लाम पर। इसका मतलब कि यहाँ सूबाइयत चलेगी ना ही हुकूमियत। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का बोलबाला होगा, और इस्लाम की निस्बत से और इस्लाम की मोहब्बत से हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। पर अफसोस, सद अफसोस, इस वक्त एक कौम थी, एक मुस्लिम कौम, और उस एक कौम के एक मुस्लिम मुल्क की एक कौम को एक मुस्लिम मुल्क की ज़रूरत थी। और आज एक मुल्क है, एक मुस्लिम मुल्क, और इस एक मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है। हमदान साहब ये कहकर हॉल रूम से रवाना हुए तो जाजिब साहब ने उनके हमराह चल दिए। वो दोनों अफसोस करते रह गए कि जिन बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया, फिर कहाँ कमी रह गई, तालीम में, तरबियत में, कहाँ कहाँ हुई है कोताही। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी आने वाली नस्लों के दिलो दिमाग कितने जहर आलूद हो जाएंगे। आने वाले वक्तों में रिश्तों का खून सफ़ेद होता हो ना हो, एक ही मुल्क में रहते दो अलग अलग जगह से वाबस्ता लोगों का एक दूसरे को बर्दाश्त करना नामुमकिन ज़रूर हो जाएगा। उनके जाने के बाद सब एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे। माहौल की संजीदगी को कम करते ओमान बोला, मेरी बात सारे सुन लो, कान खोल के, कान साफ कर लो। उसने गला साफ किया जैसे वो आवाज़ बुलंद कोई ज़रूरी बात करने वाला हो। उसने पास पड़ी अखबार को रोल किया और माइक बनाकर अपने मुंह के आगे किया। उसने धीमी आवाज़ की जैसे कोई सरगोशी। सभी उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। मैं ओमान हमदान आप सबको बताना चाहता हूँ कि लाहौर लाहौर है। अब की बार जिसके हाथ जो आया वो ओमान की तरफ उछाला गया। चिल करो सब, मजाक मजाक में चलता है, बस दिल पर नहीं लेना मेरे पाकिस्तानियों, उसने कुशन की कैच करते हुए कहा।
अदन को मेहंदी बहुत पसंद थी। उमान ने इसे ईशल को कहते सुना तो ज़बरदस्ती दोनों को पार्लर छोड़ आया। ईशल को मेहंदी कुछ खास पसंद नहीं थी, पर अदन की खुशी के लिए वो भी लगवा आई थी। ईशल मेहंदी लगवाकर खुशी खुशी घर आती है तो सबाहत बेगम को देखकर रुक जाती है। ईशल सबाहत बेगम को अपनी मेहंदी दिखाने के लिए हाथ झुकाती है कि उसके बाजू का ब्रेसलेट उसकी कलाई में आ गिरता है। उसकी मेहंदी का डिज़ाइन ख़राब कर जाता है। उफ़, मेरी मेहंदी ख़राब हो गई। ईशल का दुख बहुत बड़ा था। रुको, हिलना मत। तुमने ब्रेसलेट को दूसरा मौका देना है मेहंदी के बाजू पर प्लस्तर करने का। इससे पहले कोई और कुछ करता, शहजीन उसकी मदद को आता है, उसकी बात की परवाह किए बगैर कि वहाँ कौन कौन मौजूद है। मैं इसे खोलकर उतार रहा हूँ। शहजीन ने उसका ब्रेसलेट उतार दिया। ईशल के दोनों हाथों में मेहंदी लगी थी, इसलिए उसने कह दिया कि इसे मुझसे बाद में ले लेना। वो अब सबाहत फूफू के पास बैठी बातों में मगन हो गई थी। ईशल के ब्रेसलेट को टिश्यू में रैप किए शहजीन ने संभाला था। उसने उसे जेब में रखा। उसे ऐसा करते हानि और अजलान दोनों ने बड़ी हसरत से देखा था। आयरा मेहंदी के पीले जोड़े में फूलों की ज्वेलरी पहने बहुत हसीन लग रही थी। ईशल ने आज डार्क ग्रीन रोज सिल्क पाव को छूता घेरेदार लॉन्ग फ्रॉक पहना हुआ था, जिस पर शीशों का बहुत खूबसूरत काम था। अदन ने आज के फंक्शन की मुनासिबत से ऑरेंज शरारा, जिस पर गोल्डन काम हुआ था, जेबतन किया हुआ था। डीप ब्राउन बालों की कर्ल्स और कानों में बड़े बड़े झुमके, उस पे ये सिंगार बहुत खूब जचा था। वो तो दिल से तैयार हुई थी। उसे तो जैसे अहद भाई की शादी की कसर यहाँ पूरी करने का खुला मौका मिला था। ब्लैक गोल्डन जामावार फैंसी स्लीवलेस ड्रेस के साथ हाई गोल्डन हील्स पहने हानिया जाजिब शहजीन काजिम को मुतासिर करने के बहाने ढूंढ रही थी। उसके बरअक्स सब लड़कों ने एक जैसे ब्लैक कुर्ते पजामे और गले में लाल चुनरियाँ डाली हुई थी। आयरा की मेहंदी जोर शोर से जारी थी कि अचानक डांस फ्लोर का मंजर सबको हैरान करने लगा। नई नवेली जोड़ी डांस फ्लोर पे जलवा अफरोज हुई। इर्द गिर्द की सारी लाइट्स डिम होती गई और डांस फ्लोर की रोशनियां बढ़ती गई। सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, अहद ने आयशा को गोल गोल घुमाते कहा। सूनी जगह पर कहीं छेड़े डराए। आयशा के नाक को टच करता वो दूर हुआ। कह दूँ तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। अहद का सोलो क्या है, आयशा का साथ, मेहमानों की तालियां, होटिंग, विस्लिंग। बोलो तो जानो गुरु तुमको मानो, चलो ये भी वादा है। गाने की इन बोलों पर अहद को ज्वाइन करते उमान, अजलान और शहजीन की दुआदार एंट्री। सबकी नज़रें अब डांस फ्लोर पर थी। शोरोगुल अपने उरूज पर था। आंखों ही आंखों में बातें हुई, क्या पता। आयशा का सोलो, ये तो वहाँ मौजूद बहुत सो की दिली कैफियत थी। बातों ही बातों में हो गई हूँ लापता। आयशा का साथ देने नेहा, बिस्मा, अदन और ईशल की शानदार एंट्री। आंखों ही आंखों में बातें हुई, क्या पता। बातों ही बातों में हुई मैं लापता। हाँ, हारे हारे दिल में तेरे अब है रहना। डांस फ्लोर पर मौजूद बहुत सौ का दिल का फैसला कभी न कभी कहीं न कहीं होता नहीं है, जो हुआ है अभी अभी। सबने आयरा की मेहंदी पर खूब रौनक लगा रखी थी। बारात पर ईशल ने पीच हैवी एम्ब्रॉयडरी गाउन स्टाइल मैक्सी पहनी थी। वो और अदन एक ही सैलून पर तैयार हुई थी, मगर हानिया को सैलून पसंद नहीं आया तो वो दूसरे सैलून चली गई थी। अदन ने सिल्वर शॉर्ट फ्रॉक, जामावार पजामे और गेंजा दुपट्टे के साथ ले रखा था। ब्लैक सिल्वर स्मोकी आई मेकअप के साथ आज उसने बाल खुले छोड़े थे। अजलान को हानिया की दूसरे सैलून से लेना पड़ा था। ओमान किसी काम से गया तो हमदान मामू ने शहजीन को अदन और ईशल को पार्लर से पिक करने का कह दिया। चांद चेहरा, झील आंखें, हसीन जुल्फे, होठ का तिल, हुस्न सरापाए जमाल। आज ईशल की तारीफ करने के लिए टेक्स्ट मैसेज की ज़रूरत नहीं थी। इस बार उसने तारीफ का नया अंदाज अपनाया था। कयामत है जालिम की नीची निगाहें, खुदा जाने क्या हो जब वो नजरें उठा ले। लाहौर की सर्द होती शाम में कैनाल रोड पर धीमी रफ्तार से चलती गाड़ी और नुसरत फ़तेह अली खान साहब की ये खूबसूरत गज़ल। दूसरी जानिब इस बार शादी पर बिस्मा को शहजीन के साथ साथ अजलान और
हानिया पर भी नज़र रखना था। उसकी परेशानी थी कि बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उसकी डिटेक्टिव नज़रों से हानिया भी ओझल नहीं थी, जो बहाने बहाने से शहजीन से बात करती थी, और दूसरी तरफ उसका भाई अजलान ईशल के आगे पीछे घूमता नजर आता था। भाई मानना पड़ेगा, कहानी में ट्विस्ट तो ये दोनों बहन भाई ही लाएंगे, पर ये ट्विस्ट क्या गुल खिलाएगा कौन जाने। आयरा के वलीमे से वापसी पर जाजिब फैमिली सोफिया बेगम के घर रुकी थी, और ये बात जाजिब साहब को खटकी ज़रूर थी, मगर जो बात जरमीन बेगम को अपनी औलाद से करनी थी वो ईशल के घर करना मुश्किल थी। मॉम, ये आप क्या कर रही हैं? हानिया की खुशगवार हैरत हानिया के दिल की बात जरमीन बेगम के मुंह से निकली थी। जरमीन ने हानिया के लिए शहजीन की पसंदीदगी जाहिर की थी। उनका मकसद अब आगे का लाइहा अमल तैयार करना था। अजलान की आंखों में शहजीन और ईशल की दोस्ती पहले दिन से ही चुपती थी। अजलान के पास भी अब इन दोनों को दूर करने का प्लान था। उसका प्लान सुनकर जरमीन बेगम को उसकी माँ होने पर फख्र महसूस हुआ था। इस सब में अदन शामिल नहीं थी। वो वहाँ मौजूद थी क्योंकि वो मजबूर थी। अब देखना ये था कि अदन की ये मजबूरी उसे कब तक खामोश रख पाती थी। मैं नहीं खेल रही, मेरी तो घाटी निकलते ही मरकर वापस चली जाती है। वो नाराज बोली। कौन वापस चली जाती है? शहजीन ने ईशल से पूछा। वो अभी भी रेस्टोरेंट से आया था जब डाइनिंग रूम में लूडो खेलती जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। बीजान को देखते शहजीन ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आ गया मेरा बच्चा। बीजान ने उसे अपने पास जगह देते बैठने का इशारा किया। शहजीन भाई, मेरी जगह आ जाए, ईशल की ऑफर। हाँ जी, लूडो खेली जा रही है। वाह भाई, कराची वाले तो बहुत आगे जा रहे हैं। देखा, सबकी गोटियां निकल रही है, बस मेरी ही नहीं निकल रही। ईशल की दुख भरी दास्तान। मैं क्या करूँ? उसने शहजीन को देखते मशवरा चाहा। डाइस फेंकोगी तो ही निकलेगी। 6, गुड वन, मोर वन मोर, ओके। ये 5, ये निकली और ये स्टॉप पे। अदन की बारी 4-4 से आ गई। यहाँ ईशल के 2 स्टेप आगे। अजलान की टर्न। अजलान 5, मेरा भी स्टॉप आ गया। उसने बारी चलते हुए कहा। ओमान की बारी 6, फिर 4, उसी को चलता हूँ। ईशल फिर 6, वाह, और 2, नहीं, इसको नहीं। रुको, 6 से एक और निकली, पहले वाली से चलाई, और ये गई अदन की गोटी अपने घर। ओह सच्ची? तो और क्या। सॉरी अदन, इट्स ओके ईशल, हो गया, अब आगे चले। मारने की बारी लो, शहजीन ने उससे कहा। क्या मारने की भी बारी होती है? वो वाकई नहीं थी। यस, शहजीन ने उसे खिलाया था। ये आया फिर 6, एक और 6, और फिर 5, और ये गई ओमान की भी अपने घर। हा 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 हा। ईशल को ओमान के लिए जरा दुख नहीं था, वैसे बेचारे की एक ही निकली थी। उसने उस पर तरस खाने की एक्टिंग की। भाई को मारोगी? ओमान उससे इमोशनल करना चाहता था। हाँ तो अच्छा हुआ, बच्चों मेरी हेल्प नहीं कर रहे थे ना, अब देखो क्या करती हूँ मैं। वो उसकी बातों में आने वाली नहीं थी। अदन 5, अजलान 6, फिर 5, ओमान 6, शुक्र फिर 1। ओमान की एक बार फिर से गेम में एंट्री होने लगी थी। भाई मैं सोच रहा हूँ इसे बाहर निकालूं, पर चलाऊंगा नहीं, स्टॉप पर रखूंगा। इतना फेवर तो दे दो मासूम आदमी को। जी नहीं, किसी ने उसकी नहीं सुनी। अब ईशल ने अजलान की गोटी को उड़ानी है। शहजीन की वार्निंग तो और क्या। ईशल की खुद एतमादी इम्पॉसिबल। अजलान का चैलेंज। ईशल ये वाली। शहजीन की मुसलसल गाइडनेस 1 2 3 और ये 4। हा 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 हा, नथिंग इम्पॉसिबल। शहजीन भाई, नॉट फेयर। आप इसको गाइड कर रहे हैं। अजलान बोला। हा हा हा, क्यों डर गए? वो बोली। देखे बीजान, मैं जीत रही हूँ। अभी तो मैंने मारने की भी बारी लेनी है। देखो तो ज़रा कॉन्फिडेंस कैसे बहाल हुआ। 5-10 मिनट पहले की बात है। मैं नहीं खेलूंगी, मैं हार जाऊंगी। मेरी गोटी तो निकलती भी नहीं। जलने वाला और कोई नहीं, उसका अपना भाई था। इफ जेलस हैड अ फेस। ईशल का ओमान को और जलाना। तुम्हारी सुपर पावर बंद करनी पड़ेगी। ये मेरा लक है ये मेरा लक है। दिमाग भी अपना यूज़ करो फिर। नेक्स्ट टाइम करूँगी पक्का। कितने 6 आते हैं? इसका क्या ट्रिक है, बता दो।
अपने हाथ चेक करवाओ, क्या पढ़ती हो? ऐसे ही करते करते उनकी गेम पूरी होने को थी। साथ ही साथ बड़ों की लगातार कमेंट्री जारी थी। सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा किया। साथ साथ चाय और स्नैक्स चलते रहे। जरमीन बेगम और हानिया शॉपिंग से आते ही अब ड्राइंग रूम में बैठ गई थी। अब सीन ये था कि इजी वर्सेस इशी चल रहा था। बकौल अमान के 3-3 गोटियां दोनों के आगे पीछे पूरी हो गई थी। अब आखिरी गोटी पर नजरें जमी थी। ये तो अजलान जीत जाता या ईशल हमदान। ईशल को 2 और अजलान को जीतने के लिए 1 नंबर चाहिए था। बारी अब ईशल की थी। ईशल अब सचमुच दुआएं पड़ रही थी। ड्राइंग रूम का माहौल संजीदा हो गया था। सबकी नजरें लूडो पर जमी थी। ईशल फेंको भी। ईशल ने डरते दिल के साथ डाइस उछाला और ये आया 1। और चलो जी, अब दोनों को 1-1 नंबर चाहिए। अजलान का 5, शिट। ईशल का 3, अजलान 3, ईशल 1। 1-1-1 का शोर मचा था। याहू! ईशल का जश्न। शिट शिट, अजलान का अफसोस भरा गुस्सा। यूं ईशल हमदान जिंदगी में पहली बार लूडो खेलकर जीत गई थी। शहजीन उसको देखकर खुश हुआ था। उसने शहजीन को यूं देखा जैसे आंखों ही आंखों में शुक्रिया कर गई हो। ईशल थैंक्स तो कह दो। हानिया ने तंजिया कहा था। थैंक्स क्या, वो अपने लक से जीती है। स्टार्टिंग में बताना पड़ता है। बताना चाहिए, फिर ही इंटरेस्ट डेवलप होता है गेम में। क्यों बीजान? हानिया के बजाय शहजीन ने जैसे बीजान को बताया। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। और मैंने सब देखा है। शहजीन ने सबको कुछ न कुछ बताया था। बीजान को ही सबको सुनाई बीजान की सबको सुनाई। हानिया ने रंग में भंग डालने की भरपूर कोशिश की थी पर नाकाम रही। वैसे बात सच भी थी। ईशल का लक चला था और शहजीन का दिमाग, और ये दोनों चीज़ें साथ चलकर ही जीत तक पहुंची थी। दूसरी तरफ अजलान का दिमाग कौन सी गेम के ताने बाने बुन रहा था, ये तो जल्द ही सामने आना था। ईशल जीती शहजीन की वजह से। अब शहजीन को हारना होगा ईशल की वजह से। खेल दिलचस्प हो रहा था और मुश्किल भी, पर यह पक्का था कि अजलान जाजिब जिद लगा चुका था। किससे? ये भी वक्त ने जल्द दिखाना था। अब इन दोनों की दोस्ती देखकर अजलान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।